हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के 15 यूनिट की एक्सरसाइज 15.2 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5 तक हमने डिस्कशन किया था उनका। फर्स्ट सेकंड को पूरा कंप्लीट तरीके से सॉल्यूशन और सेकंड से आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ का हिंट और उसके जो टाइप ऑफ जो कंस्ट्रेंट्स थे, व्यवरोध थे, उनसे संबंधित हमने डिस्कशन किया था। उनमें अगर आपको प्रॉब्लम रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट में हम उसके सॉल्यूशन के लिए भी वीडियो तैयार करेंगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6 से आगे वाले क्वेश्चन जो हैं 15.2 के। इससे पहले 15.1 यूनिट 13 और 14 का भी हमने डिस्कशन किया है, जिसे आप एक कॉर्नर पे आई बटन है, इसे प्रेस करके सीक्वेंसली उन वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें रिवाइज कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज हम जो देख रहे हैं टॉपिक, उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसमें बुक में जब आप देखेंगे ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, 2 प्रकार के पेच बनाने हैं, पेच का निर्माण करना है। जो पेचकस होते हैं किसी को होल्ड करने के लिए, ए और बी, उनकी संख्या हमेशा ध्यान रखें एक्स और वाई माननी है। अब इन पेचों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कैसी मशीनों से किया जाता है, तो मशीनों के जो टाइप है, एक तो है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, ऑटो जनरेट है, और एक है हस्तचालित यानी कि हाथ से इसको ऑपरेट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। इन दोनों मशीनों द्वारा लिया गया समय किस तरह से है कि पहले प्रकार के ए प्रकार के पेच को बनाने के लिए स्वचालित मशीन 4 मिनट और हस्तचालित मशीन 6 मिनट का समय ले रही है। ठीक है। और फिर दूसरे प्रकार का जो पेच है, इसको बनाने में जो ऑटोमेटिक चलती है मशीन वो 6 मिनट, और हैंड जनरेट हाथ से चलने वाली वो है 3 मिनट का समय लेती है। ओवरऑल जो स्वचालित मशीन हो या हस्तचालित मशीन, उनका अधिकतम चलने का जो टाइम है वो दे रहेगा 4 घंटे। ये अधिकतम है, ध्यान रखें, इसलिए इसकी तरफ ये रहेगा निशान। जो भी टाइम यूज हो रहा है 4 घंटे से कम या 4 घंटे तक हो सकता है, अधिक से अधिक 4 घंटे है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी ये मशीन भी और ये मशीन भी। तो ये देखिए यूनिट, ये मिनट में है, ये मिनट में है, तो ये घंटे में, इसको भी मिनट में कन्वर्ट करें तो 240 मिनट हो जाता है ये, और यहाँ पे भी 240 मिनट। ये सारे के सारे एक ही यूनिट में ले लिए, मिनट में और इसको मिनट में। अब जब लास्ट में इसके प्रोडक्शन के बाद इसको बेचा जाता है, इसके लिए लाभ दे रखा है। पहले टाइप के पेज पे 70 पैसे लाभ मिलता है। 70 पैसे मतलब 0.70 रुपीज़, 0.70 रुपीज़। और बी प्रकार के जो पेज को बेचने पे 1 रुपया का लाभ मिलता है। ये हमारा जेड रहेगा उद्देश्य। तो क्या होगा यहाँ पे उद्देश्य हमारा जेड, वो पहले देख लेते हैं। ये हमें अधिकतम ज्ञात करना है। अधिकतम लाभ ज्ञात करने के लिए ये जेड उद्देश्य क्या है, 0.70 लिखें या 7 लाख लिखें, सेम बात है, प्लस वाई, ये जेड है हमारा उद्देश्य। और जो कांस्टेंट से व्यवरोध है वो कैसे हैं, देखिए ज़रा यहाँ से। हमने इसकी संख्या एक्स और वाई मानी थी, 4 × x 6 × y, यहाँ आ जाएगा 4x + 6y <= 240। ये मिनट में है, इसलिए मिनट वाला ही हमें यूज़ लेना है, ध्यान रहे। फिर 6x + 3y दूसरी है, इसमें कंडीशन इसकी 6x + 3y <= 240। साथ ही साथ ये ध्यान रहे x और y हमेशा 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हमारा उद्देश्य है। इसका हमें अधिकतम लाभ ज्ञात करना है, इसलिए अधिकतम लाभ के लिए है ये हमारा उद्देश्य। ध्यान रहे, इसको मैक्सिमाइज करना है। किस प्रकार मैक्सिमाइज होगा, इसके लिए हम इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे अभी। लेकिन ये किस प्रकार बने हैं ये आपको पहले समझने ज़रूरी है। जो वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज के अंदर, पूरे जो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना, पढ़ना और इस टेबल के रूप में उस क्वेश्चन को नोट कर लेना। इस टेबल से पूरा क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाता है। और फिर जो कांस्टेंट्स यानी व्यवरोध बनते हैं, उनकी हेल्प से हम इजीली इसका ग्राफ करके
प्राप्त करके इसका अधिकतम लाभ या जब भी न्यूनतम मान लो कीमत से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम आराम से याद कर लेंगे। तो इस व्यवरोध के लिए देखिए ग्राफीय निरूपण किस प्रकार होता है वो ज़रा देख लेते हैं हम। इस कॉन्स्टेंट्स को हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसकी टेबल, फिर इसका ग्राफीय निरूपण। बहुत इजीली हम इसका ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं अगर हमें ये टेबल प्राप्त करना आ जाए। इस टेबल को प्राप्त करने का तरीका, एक बार x का 0, जब x 0 करेंगे तो y 40 हो जाएगा, और जब y 0 करेंगे तो देखिए x हो जाएगा 60। बहुत इजी। इसके बाद सेकंड जो इसकी टर्म है, कंडीशन है, जब x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 80 आएगी। 0 हो गया, 80 हो गया, और जब y 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। इन दोनों को टेबल को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते देखिए ज़रा। 20, 40, 60, 80 और ये 100, 20 का गैप दे देते हैं। यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80 और 100। फिर देखते हैं इसका पॉइंट कहाँ होगा। 0, 40 वाई एक्सिस पर है, ये ध्यान रहे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 60, 0, 60 हो गया एक्स का और वाई का 0। ये दोनों पॉइंट जब मिलाएंगे तो इसका जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फर्स्ट टाइप के कंडीशन का। वो इस तरह से होगा, देखिए ज़रा, ऐसे हो गया। 0, 40 और 60, 0 ये है फर्स्ट टेबल का। अब हमें इसका हल क्षेत्र देखना है इसका, किस साइड इसका रीजन होगा, उसका तरीका क्या होता है। ये x और ये y, इसकी जगह 0 पुट करें तो ये 0 हो गया। 0 टोटली 0 240 से छोटा ही है, बिल्कुल छोटा है, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये सत्य है। और जिस बिंदु के लिए हमने चेक किया उसके लिए सत्य है, उस बिंदु की तरफ इसका एरो होगा, ये ध्यान रहे। ये इस दिशा में इसका हल क्षेत्र होगा। फिर सेकंड टेबल को देखिए। 0, 80, x का 0, y का 80 यहाँ पे, और 40, 0 इस पॉइंट पे। इनको जब हम मिलाते हैं तो क्या रहेगा इसका निरूपण ग्राफ का, वो इस तरह से रहेगा। 0, 80 और 40, 0 का हल क्षेत्र के लिए देखिए वही तरीका, x और y की जगह 0 पुट करें तो ये भी बिल्कुल सत्य है स्टेटमेंट। हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। अब दोनों एरो जहाँ पे मिलते हैं उनका कॉमन भाग कौन सा होगा, ये वाला। ये इसका ओवरऑल हल क्षेत्र, ठीक है, इसे ध्यान रखें। ये पूरा शेडेड हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। अब हम ये पॉइंट ज्ञात करते हैं कि दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। इसके लिए तरीका देखिए ज़रा। जो दो इक्वेशन हमें दे रखी है उन्हें सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करते हैं। तरीका क्या रहेगा देखिए, x या y किसी एक के गुणांक को समान करना है। तो जैसे यहाँ पे x का गुणांक 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है y का गुणांक, और यहाँ 3 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को डबल कर दें तो इसका क्या पॉइंट रहेगा देखिए। जैसे सारे टर्म डबल हो गए। 12x 6y 240 का डबल हो जाएगा 480। फिर ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी नीचे लिखते हैं इसके साथ, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा।
वाई से 6y से 6y कट हो गया, 8x इज इक्वल टू 240 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। और जब ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो आप y पर प्राप्त कर लेंगे 20। ये पुट करके देखेंगे आप, 30 और 20 ये पॉइंट रहेगा, O हो गया, ये A हो गया, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। इस तरह से O है 0 0, B है सॉरी A पॉइंट है 40 0,40 वाई एक्सिस पे, इसलिए B पॉइंट हो गया अभी जो हमने ज्ञात किया था 30 20, और C पॉइंट जो रहेगा 40,0। अब हम इन चारों कोणीय बिंदु से इस Z उद्देश्य का मान जांच करते हैं कि मैक्सिमम कहाँ है, अधिकतम कहाँ है। तो इसका तरीका देखिए ज़रा। टेबल में देखते हैं, कोणीय बिंदु हमने जो प्राप्त किए वो लिखेंगे। एक तो कॉर्नर वाले पॉइंट A, B, C और O। A हो गया 0 40, B 30 20, C 40 0 और O 0 0। Z यानी कि 0.7x प्लस y के संगत मान कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी देखिए ज़रा। x का 0, y का 40 हम पुट करते हैं, 0 y की जगह 40 तो हमें प्राप्त हो गया 40। फिर है x की जगह 30 पुट करें और y की जगह 20, तो देखिए इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 21 हो जाता है, 21 प्लस 20 हो जाएगा 41, 21 हो जाएगा इंटू करने से, 21 और 20 हो गए 41। 0.7 को हम 40 से इंटू करें और प्लस y की जगह 0 है तो ये 28 हो जाएगा टोटल। और जब 0 0 पुट करें तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अधिकतम आए, ये तो 0 ही आएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये आई है हमारे पास, अधिकतम मान क्या प्राप्त हुआ है, 41 प्राप्त हुआ है। किस बिंदु पर प्राप्त हुआ है, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 20 पर अधिकतम लाभ अर्जित होगा यानी ज्ञान होगा। ये ध्यान रहे, ये x और y क्या है, ये नंबर ऑफ जो है पेचेज है, दोनों टाइप के जो पेचों की संख्या है। ये A टाइप का पेच हो गया और ये B टाइप का पेच हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको एक रूटीन से और सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करें। पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के और क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें आप बारंबार प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं ताकि एक सिंपल सा टॉपिक आप अच्छे से कवर करके स्कोरिंग कर सके पेपर में भी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस प्रकार से 7th क्वेश्चन है, 6 की तरह ही है, बिल्कुल आसान है। 2 प्रकार के मोमेंटोज है, स्मृति चिन्ह, जो हम कोई फंक्शन में किसी को याद के रूप में, यादगार के रूप में किसी देते हैं, चीफ गेस्ट या जो भी है हमारे अतिथि, उन्हें पर्टिकुलर प्रोग्राम से जुड़ी स्मृति यानी यादों से जुड़े हुए मोमेंटो, वो 2 टाइप के हैं, ए और बी। उनकी संख्या हम हमेशा की तरह x और y मानते हैं। ये टेबल का एक फॉर्मेट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस स्मृति चिन्ह के लिए काटने में जो टाइम लगता है वो 5 मिनट और जोड़ने में 10 मिनट, पहले वाले प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए। फिर दूसरे प्रकार के स्मृति जो चिन्ह है उसके लिए 8 मिनट काटने में, 8 मिनट ही जोड़ने में। काटने के लिए अधिकतम 3 घंटे और 20 मिनट का समय लिया जा सकता है, ये अधिकतम है।
इसे हम अगर कन्वर्ट करें मिनट में तो 3 घंटे में 180 प्लस 20 200 मिनट हो जाते हैं टोटल ओवरऑल, ये ध्यान रहे। और जो जोड़ने के लिए जो मैक्सिमम टाइम है, अधिक से अधिक समय है 4 घंटे, 4 घंटे यानी 240 मिनट। पीछे वाले प्रश्न में भी हमने इसी प्रकार से कन्वर्ट किया था। अब हम देखते हैं इसके लिए जेड क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, लाभ। देखिए यहाँ पे पहले वाले प्रकार के जो स्मृति चिन्ह है 5 रुपये का लाभ है और दूसरे वाले पे 6 रुपये का लाभ है। तो इसका जेड हो जाएगा 5x प्लस 6y, 5x 6y। और जो कॉन्स्टेंट्स हैं यानी व्यवरोध जो है हमारे, प्रतिबंध कह सकते हैं जिसे, वो क्या होंगे देखिए ज़रा। 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200, ये पहले वाला होगा। दूसरा हो जाएगा 10x प्लस 8y, ये फर्स्ट है, सेकंड लेस देन इक्वल टू 240, ये दोनों प्रकार के हो गए। साथ ही साथ x और y 0 से बड़े होंगे, ये ध्यान रहे। इस प्रकार हमें ये व्यवरोध प्राप्त हो गए। अब इनसे हमें ग्राफीय निरूपण करना है, इसका ग्राफीय निरूपण करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, और हमें वो पॉइंट निकालना है। और उस पॉइंट के बाद हमें इस जेड के लिए, उद्देश्य के लिए अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम लाभ ज्ञात करना है। ये पीछे वाले क्वेश्चन 6 की तरह ही है, पूरा का पूरा आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो थोड़ा डिफरेंट है इससे। ये दोनों कनेक्टेड थे, ये आपके लिए प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन करना, आपको प्रॉब्लम रह जाए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये 8th क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट है इसका, टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 टाइप के फर्टिलाइज़र, उर्वरक F1 और F2 हैं, जिनकी मात्रा को हमने kg में, ये देखो किलोग्राम में मात्रा है, x और y मान ली। फर्स्ट टाइप के जो फर्टिलाइज़र है यानी उर्वरक है, उसमें नाइट्रोजन जो है 10% है और फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड 6% है। सेकेंड टाइप के फर्टिलाइज़र में 5% तो नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फोरिक अम्ल है। फिर इसको जब बेचते हैं, इसकी जो कीमत है, तो यहाँ पे कीमत 60 पैसे 40 पैसे ये प्रति किलोग्राम है। पहले वाले जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, उस पर प्रति किलोग्राम की रेट है 60 पैसे और दूसरे टाइप के जो है 40 पैसे। जो हमारे को टोटल क्वांटिटी दे रखी नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड की, वो प्रश्न के अनुसार एटलीस्ट कम से कम 14 दे रखे हैं, उससे अधिक तो हम कितना भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। इसके बाद ये मात्रा तो हम जानते हैं, हमारा जेड उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ आने के बाद, वो क्या रहेगा देखिए एक बार अच्छे तरीके से। उद्देश्य रह जाएगा जेड इक्वल टू 60/100। देखो पैसों को जब हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो बट्टा क्या करते हैं, 100 करते हैं, अपॉन में 100 करते हैं। और इसी तरह से 40/100 जो वाई हो जाएगा, 6/10x 40/10 वाई, ये जेड हो गया। और व्यवरोध क्या रहेंगे हमारे, वो देखिए ज़रा, 10%। अब 10% ऑफ x का 10% प्लस y का, यहाँ पे y का देखिए कितना है 5%, जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 14 से बड़ा। ये का यानी इंटू होता है, 10% हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, फिर से यहाँ इंटू अपॉन ये 100,
तो इस प्रकार दोनों का एलसीएम 100 आ गया। 10x प्लस 5y, तो 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। देखिए 1400 हो गया यहाँ पे। अब जब हम सब में 5 का भाग देते हैं तो 2x प्लस वाई, ये 280, ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट आ गया, पहला वाला व्यवरोध आ गया है हमारे पास। इस प्रकार से फिर सेकंड देखते हैं क्या होगा इसका। सेकंड हो जाएगा, देखो 6% ऑफ x एंड 10% ऑफ y। 6% ऑफ x, 10% ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 14, यहाँ पे भी है। 6/100x ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का 10/100y, और जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 तो 6x 10y, तो 6x प्लस 10y हो जाएगा 1400 से ज़्यादा। और जब इसको और कैलकुलेट करें तो हाफ कर देते हैं, सबको आधा कर लेते हैं। 3x 5y इज़ ग्रेटर देन 700। ये हमारा कांस्टेंट नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट ये मैं पहले ही प्राप्त कर लिया था, ये सेकंड हो गया। अब हम जानते हैं x और y जो है वो तो 0 से बड़ा है और बराबर ही रहेगा। तो इन 1, 2 इन दोनों कांस्टेंट को इस कंडीशन से लेते हुए ग्राफीय निरूपण करके देखते हैं क्या होगा इसका। तो कांस्टेंट दोनों, पहला वाला व्यवरोध ये है, हर बार की तरह यहाँ पे भी देखिए x और y को 0 लेना है। जब x 0 होगा तो y पूरा का पूरा 280, जब y 0 होगा तो x हो जाएगा 140। सेकंड व्यवरोध के लिए टेबल देख लेते हैं। जब x को 0 करें तो y हो जाएगा 140, और जब y को 0 करें, y को 0 बना दिया, x हो जाएगा 700/3। ये ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे मान बहुत ही बड़े हैं, तो इसका रेंज भी बड़ा रख लेते हैं। यहाँ पे 70 का हम गैप लेकर ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है। 70 का गैप दोनों अक्षों पे ले लेते हैं। हमारा पैमाना जो है वो स्केल जो है वो बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहला है x0 y 280 यहाँ पे है, और y0 और x 140 इस पॉइंट पे है। तो इनको हम पहले दर्शा लेते हैं ग्राफीय निरूपण में, उसके बाद सेकेंड टाइप की जो टेबल है उसका। ये हो गया पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों पॉइंट हमने मिला लिए। फिर इसका देखते हैं कि निरूपण जो है हल क्षेत्र किस दिशा में होगा। इसके लिए 0 0 लेते हैं, x की जगह और y की जगह 0 0 लिया। 0 280 से बड़ा नहीं है, ये असत्य हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया इसके लिए। तो ये मूल बिंदु की तरफ ना होके दूसरी दिशा में रहेंगे इसके एरो, ये ध्यान रहे, इस दिशा में। फिर देखते हैं सेकंड जो व्यवरोध है उसके लिए 0 x का मान और y का 140, और y0 और x का देखिए 700/2 है। तो 700 के अंदर अगर हम 2 का डिवाइड दें, 2 का भाग दें, तो ऑलमोस्ट हमें प्राप्त हो जाता है 233 के आसपास का नंबर रहेगा हमारे, 233, जो कि 210 के बाद का ही नंबर है। ऑलमोस्ट इस साइड इसका रिप्रेजेंटेशन कर दे से हम अप्रॉक्सीमेटली लगभग यहीं पे पॉइंट रहे इस अकॉर्डिंग सोच के। फिर देखते हैं, इनको मिलाते हैं दोनों पॉइंट को, तो क्या आएगा इसका
लाइन कैसी होगी, तो ऐसे रहेगी लाइन ये। इन दोनों पॉइंट को जब मिलाया हमने, फिर इसका भी हल क्षेत्र के लिए देखिए, यहाँ पे 0 और यहाँ 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल 0 700 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका भी हल क्षेत्र 2 सी दिशा में, ये ध्यान रहे। अब दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला पार्ट है जो दोनों का कॉमन पार्ट है, ये ध्यान रहे। इधर वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये, इससे आप अच्छे तरीके से ध्यान दे दें कि ये रीजन हमारा सॉल्यूशन के लिए होगा, ये हल क्षेत्र होगा हमारा, ये पूरा पूरा पार्ट। इससे आगे ये एक ओपन रीजन है, खुला है ये क्या है, ओपन है। इसके कौन ये बिंदु, एक यहाँ पे है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इस बिंदु का मान हम ज्ञात कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। वो कैसे होगा ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी व्यवरोध को 5 से इंटू करके लिखते हैं। इसके 5 से इंटू करें 10x, जो हमने ऑलरेडी शुरुआत में प्राप्त किया भी था, 5y और यहाँ पे 700। इसको हम सॉल्व करने के लिए इक्वल का निशान लेके सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए। ध्यान रहे, माइनस माइनस ये माइनस हो गया, 5y कैंसिल, -7x और इनका गैप कितने का आ गया, -700। इट मीन्स x का जो मान आएगा 100 प्राप्त हो जाएगा। x की जगह 100 रखें, 2 × 100 + y = 280 करें तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बड़े आराम से 280 - 200, y क्या होगा 80, x क्या होगा 100। इस पॉइंट पे ये दोनों प्रतिच्छेद होंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे x का मान 100 है और y का मान 80। ये वाला पॉइंट A हो गया, ये B और ये C। C पॉइंट क्या है 280,0 और A पॉइंट क्या है 0,280। B पॉइंट हमने जो अभी प्राप्त कर लिया। इनके लिए निकालते हैं वैल्यू, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो हमें पूछा है उसका तरीका देखिए ज़रा। न्यूनतम मान पूछा है हमें, तो अब देखते हैं इसके लिए टेबल। पहले तो कौन ये बिंदु, इस टेबल में z यानी कि 6x/10 और y/10 के संगत मान, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। कौन ये बिंदु हमारे पास 3 है, A, B और C। A है 0,280, B है 100,80 और C थोड़ा ध्यान रखें ये 280,0 नहीं है, 700/3,0 ये वाला पॉइंट है, ये नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रहे इसको। तो पॉइंट क्या है 0,280, दूसरा है 100,80 और 703,0। z के लिए मान देखिए इसका 6/10 इंटू x की जगह 0, 4/10 इंटू y की जगह 280। कट आउट हो जाए, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 112। इट मीन्स ये 112 हो गया, टोटली मिला के 112 हो गया। फिर देखते हैं 100 से इंटू करा के इसको, x वाले मान को x की जगह 100 हो गया और y की जगह 80। ये x का मान, ये y का मान, कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ देखिए 60 और ये 32, टोटल हो जाएगा 92। फिर C पॉइंट 6/10 इंटू 700/3 प्लस 4/10 इंटू 0,
0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा 2 टाइम, टोटल कितना हो जाएगा 140। ये इस प्रकार ये टेबल तैयार होगी हमारे। फिर हम इसके जो वैल्यू है उस पर नोट ध्यान दें तो क्या होती है, वैल्यू कैसी है देखिए ज़रा। इसमें सबसे न्यूनतम मान, यहाँ पे हमें z का न्यूनतम मान ही ज्ञात करना था। तो न्यूनतम मान क्या है 92। किन बिंदुओं पर है, इन दोनों बिंदुओं पर। तो हमारे यहाँ पे x बराबर 100, y बराबर 80 पर z जो है वो न्यूनतम होगा। ये उनकी संख्या होगी दोनों टाइप के जो हमने तैयार किए थे उर्वरक प्रोडक्ट के लिए। ये उनका क्वांटिटी होगी, सॉरी केजी में है। ये पहला टाइप का उर्वरक 100 केजी का, दूसरा 80 केजी का। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है ये 8 है। ये 9th क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और 10th क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। उसे आप ज़रा ध्यान दें और पूरा अच्छे से समझते रहें। यह है क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न में हमें किस प्रकार का डाटा दे रखा देखिए ज़रा। 2 टाइप के कंप्यूटर हैं, निजी और डेस्कटॉप। इन दोनों टाइप के कंप्यूटर की कीमत, पहले वाले टाइप की कीमत 25,000, दूसरे वाले की कीमत 40,000। ये इनकी संख्या है। निजी टाइप के जो कंप्यूटर है वो x और डेस्कटॉप टाइप के हैं y। प्रश्न के अनुसार उसके पास अधिक से अधिक कंप्यूटर रखने के लिए जो स्थान पर्याप्त है वो 250 कंप्यूटर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, उसके लिए ही स्थान पर्याप्त है उसको। और साथ ही साथ उसकी इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए अधिक से अधिक रुपए 70 लाख है। यानी 70 लाख रुपए से ज़्यादा वो खर्च नहीं करेगा, उससे इक्वल या उससे कम करेगा। तो ये 70 लाख है, ध्यान रहे, बड़ा डाटा है यहाँ पे। फिर प्रत्येक प्रकार के जो कंप्यूटर है, जैसे निजी कंप्यूटर है, उसको बेचने पर 4,500 रुपये का लाभ हो रहा है और डेस्कटॉप टाइप के लिए 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है। ये हमारा जेड हो जाएगा उद्देश्य। 4,500x प्लस 5,000y, ये उद्देश्य है जेड, जिसे हमें अंत में यूज करना है। ये ध्यान रहे, बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन डाटा थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा कैलकुलेशन आपको अच्छे से ध्यान देनी है। तो फर्स्ट देखिए इसका व्यवरोध कैसा होगा। पहला व्यवरोध हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, ये हो गया डायरेक्टली। दूसरे में देखिए 25,000 इंटू एक्स प्लस 40,000 इंटू वाई, किससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 70 लाख। तो इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो 30 गायब हो जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारे पास। 25,000 है ये और ये दूसरे 40,000 है, सॉरी यहाँ पे 40 रहेगा, फिर भी 30 गायब होने के बाद भी 40 रहेगा। यहाँ पे ये 7,000। इससे और कैलकुलेट किया जा सकता है कि हम अगर इसमें 5 का डिवाइड दें तो 5x 8y, और जब हम इसमें 5 का डिवाइड दे देंगे तो 1400। ये हमारे सेकंड टाइप का व्यवरोध है और ये फर्स्ट है। साथ ही साथ x और y तो हमेशा की तरह 0 के बराबर या बड़े होंगे, ये ध्यान रहे, हर एक प्रश्न होगा। इन दोनों का आप ग्राफीय निरूपण अच्छे से करें, बड़ा डाटा इसलिए ध्यान से करें।
और फिर उन कोणीय बिंदुओं को प्राप्त करके इस z उद्देश्य के लिए अधिकतम लाभ ज्ञात करने संबंधित इस प्रश्न को सॉल्व करें। यहाँ पे अधिकतम आपको ज्ञात करना है। प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप इसको कमेंट करें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा उसमें हम उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो आपको एज ए प्रॉब्लम के तौर पे कहीं दिक्कत कर रहे हैं। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है शुरू से अंत तक, ताकि आप एक बड़े लेवल का बड़े से बड़ा प्रश्न को भी तैयार कर सकें और एग्जाम्पल और जो मिसगेनियस है उसका भी आप कमांड और उसका भी बेस मजबूत कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कैसा है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है इस प्रश्न में, देखिए दो जो हैं ए और बी, दो प्रकार के अन्न भंडार है। इस अन्न भंडार से, इन अन्न भंडारों से, ये दोनों क्या है, अन्न भंडार है। यहाँ पे खूब सारा स्टॉक है ये वाले, और इसमें डी, ई और एफ ये है राशन की दुकानें, राशन की ये दुकानें हैं। इन अन्न भंडारों से यहाँ पे और यहाँ पे राशन पहुँचाना है, अन्न पहुँचाना है तीनों राशन की दुकानों पे। ये डी, ई, एफ राशन की दुकानें हैं। ए और बी क्या है, अन्न के जो बड़े भंडार है, स्टोरेज है। तो ए से भी तीनों दुकानों पे राशन पहुँचा जाएगा और बी से भी पहुँचाया जाएगा, ये ध्यान रहे। ये एरो मार्क का मतलब है यहाँ से यहाँ तक राशन पहुँचाया जाएगा इस तरह से। इसके लिए एक परिवहन व्यय, ये जो खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्ट का, वो क्या होगा, किस तरह का होगा, ये एक टेबल दे रखी है कि जब प्रति क्विंटल की बात की जा रही है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो मात्रा है ये क्विंटल में है। जब हम देखते हैं कि ए से डी राशन की तरफ जाएगा तो उसका 6 रुपया रेट होगी इसकी प्रति क्विंटल, 6 रुपये के हिसाब से। और जो बी से डी की तरफ तो 4 रुपये के हिसाब से प्रति क्विंटल अनाज आएगा यहाँ से यहाँ तक। टेबल को अच्छे से समझना जरूरी है। फिर जो ई दुकान है, ये दुकान है राशन की, इस ई दुकान पर ए से जो राशन आएगा वो 3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और ई दुकान पर बी से जो आएगा वो 2 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये परिवहन वाले आने का खर्च है। फिर है एफ के लिए 2.5 रुपये, तो यहाँ पे रहेगा 2.50 और 3 रुपये रहेगा यहाँ पे। तो परिवहन वह को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि तीनों अन्न भंडार से पहली, दूसरी और तीसरी दुकान के लिए जो खर्च है 6 रुपया, 3 रुपया और 2.50। फिर दूसरी जो अन्न भंडार है इससे 4 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये, इस तरह से 4 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये। अब हमें इसके लिए व्यवरोध प्राप्त करने हैं, तो इसका तरीका देखिएगा कि हम मान लेते हैं कि ए से डी दुकान के लिए x क्विंटल राशन भेजा है और ए से ई के लिए y क्विंटल भेजा है। ये दो हमेशा x और y मानना है, इन दोनों को, ये ध्यान रहे। बाकी अभी हम प्राप्त करते हैं। ए के पास कुल कितनी क्वांटिटी थी, 100। इस 100 में से x और y ए, डी और ई को भेज चुका है, यहाँ से जा चुके हैं ये राशन की जो क्वांटिटी है। तो अब पीछे रहेगी 100 माइनस x प्लस वाई। उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर हमें यहाँ पे देखो 20 क्विंटल इसको भेजे, 30 क्विंटल इसे भेजे, तो 20 और 30 50 क्विंटल भेज चुके हैं, पीछे 50 रहेगा। यानी इन दोनों का योग करके घटाना है, ये थोड़ा ध्यान रहे आपको, ये किस तरह से लिखा है। फिर देखते हैं कि डी के लिए, डी को कितनी आवश्यकता है, 60 क्विंटल की। उसमें से x क्विंटल आ चुका है ए की तरफ से, तो बी की तरफ से उसको ज़रूरत है 60 माइनस x की। इसकी भरपाई के लिए, इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए
x यहाँ से आ चुका है, 60 माइनस x यहाँ से आएगा। जैसे 20 क्विंटल यहाँ से आ गया था, टोटल 60 होना चाहिए तो 40 यहाँ से आएगा, ये ध्यान रहे। फिर y क्विंटल A से E की तरफ आ चुका है ऑलरेडी। अब E को टोटल 50 चाहिए, तो B से वो कितना लेगा, 50 माइनस y। अगर 30 क्विंटल यहाँ से A से E तक आ गया है अनाज, तो अब इसको 30 क्विंटल प्राप्त हो गया, तो 20 क्विंटल और चाहिए, यानी 50 में से 30 घटाएंगे, ये y घटाएंगे यहाँ पे। अब देखिए B के पास टोटल कितना था, 50। इस 50 में से डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया, एक तो ये गया है 60 माइनस x और दूसरा 50 माइनस y। ये ध्यान रहे आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। टोटल 50 में से ये कैलकुलेट करेंगे आप। अगर सिर्फ इसकी कैलकुलेशन देखें तो 50 माइनस 60 माइनस x प्लस 50 माइनस y, तो इस तरह से ये हो गया 110 माइनस x माइनस y। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 50 माइनस 110 प्लस x प्लस y, इट मीन्स x प्लस y माइनस 60, ये इस तरह से रहेगा। इसका जो पूरा लास्ट सॉल्यूशन है वो ऐसा हो जाएगा। फिर व्यवरोध कैसे होगा, देखिए हमने इसका जो किराया है वह है वो तो ऑलरेडी देख ही लिया है, 6, 3 और 2.5, यहाँ पे 4, 2, 3, ये आपको अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं कि इसका जो व्यवरोध है, कॉन्स्टेंट्स है, वो कैसे होंगे इस डायग्राम के अनुसार। पूरे डायग्राम से किस तरह से लेना बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता चल जाए कि किस तरह से कहाँ से भेजे जाने हैं। इसको हम एक बार और रिपीट कर लेंगे अभी, तो हम आसानी से इसके व्यवरोध प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे होंगे व्यवरोध, इसको ज़रा देखिए ज़रा। व्यवरोध के लिए आपको बहुत आसान तरीका ध्यान देना है। इस लाइन को देखो, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं सॉरी वेरिएबल क्या है, x है। ये हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, व्यवरोध। सरल तरीका देख लेते हैं, फिर आए कहाँ से वो देख लेते हैं। x लिख देना है, फिर ये y लिख देना है। तीसरे में देखिए 100 माइनस x प्लस वाई, ये तीनों लिख दिया, x लिख दिया, y लिख दिया, 100 माइनस x प्लस वाई लिख दिया। फिर यहाँ क्या है 60 माइनस x, बाद में 50 माइनस y, और सबसे बाद में इसको हमने देखो सॉल्व कैसे प्राप्त किया था, ये पूरा का पूरा पार्ट x प्लस वाई माइनस 60। ये सॉल्यूशन जो है इसको पूरा सॉल्व करने से प्राप्त हुआ है। ये सारे के सारे x है, y है, 100 माइनस x प्लस वाई है, 60 माइनस x है, 50 माइनस y है, x प्लस वाई माइनस 60 है। ये सारे के सारे जीरो से बड़े लिखने हैं, बहुत ही आसान तरीका। क्योंकि कोई भी अन्न भंडार नेगेटिव में तो भेजेगा नहीं, या तो भेजेगा ही नहीं, या फिर जीरो से ज़्यादा ही उसका क्वांटिटी होगी। तो देखो इसमें तो कोई चेंजिंग करेंगे नहीं हम। इसको अगर हम देखें तो क्या तरीका रहेगा, इसमें जो 100 है अगर हम इक्वल के उधर भेजें तो इसका एक और रूप हमें सामने प्राप्त होता है, वो जो इजीली देख लेते हैं। 100 इज़ ग्रेटर देन x प्लस वाई, ये इस तरह से रहेगा, जरा ध्यान रहे। ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है, ये ध्यान रहे। यहाँ से देखें अगर इसका तो 60 इज़ ग्रेटर देन x, इसका देखें तो 50 इज़ ग्रेटर देन y, और यहाँ से देखें इसका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये 60 हो गया इसके जीरो के इक्वल। 1, 2, 3, 4 व्यवरोध ये हो गए। 2 हम हमेशा देखते ही हैं, हर प्रश्न में होता है x और y का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। उससे पहले आप ये ज़रूर एक बार रिपीट करके समझ लें कि जो पहला वाला अन्न भंडार है, यहाँ से D जो दुकान है इसको x मात्रा में अन्न पहुँचाया गया, E दुकान को y मात्रा में, तो x और y का टोटल करके इसमें से घटाना है, ये इसका ध्यान रहे। फिर
बात करते हैं हम इसी दुकान के लिए। टोटल 60 की आवश्यकता है, x प्राप्त हो चुका है, 60 माइनस एक्स और प्राप्त होगा 20 से। इसको 50 की आवश्यकता, y प्राप्त हो गया, इसलिए 50 माइनस वाई इसको प्राप्त होगा 20 से। देखो ये एरो का निशान इस तरफ है, मतलब यहाँ से इधर जाएगा। और तीसरा जो है z के लिए 40 का यूज़ यहाँ नहीं किया हमने, क्योंकि इसकी टोटल क्वांटिटी इसके पास कितनी थी, b के पास 50 में से ये और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 50 में से देखो ये दोनों का टोटल हमें घटाना है, और घटा के हमने ये प्राप्त कर लिया। इसी की हेल्प से हमने ये आसानी से व्यवरोध प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं इसका ग्राफीय निरूपण, और उससे पहले हम देख लेते हैं इसका z क्या होगा। तो z के लिए ज़रा ध्यान दें, इसको बहुत ही लेंथी टर्म मिलेगा हमें। तो z के लिए तरीका देखिए, उद्देश्य लिख रहे हैं हम z, जो किराया था उसको क्वांटिटी से इंटू करना है। तो देखिए क्या हो गया 6x। बड़ा सिंपल तरीका है, बस आपको ध्यान देना है। ये किराया कितना था, 3 रुपये प्रति क्विंटल था, और क्विंटल कितने हैं y 3y। इस किराया को इससे इंटू करना, ये पूरा का पूरा इंटू हो जाएगा 2.50 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई। ये इसका इससे और इससे ये किराया होगा। अब फिर इसको इससे इंटू करना है, 4 इंटू 60 माइनस एक्स। ये कंटिन्यू में प्लस करना है, 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 का इंटू करेंगे। देखो इसका कैलकुलेशन ही हम कर चुके हैं, इसलिए 3 इंटू होगा 60 माइनस एक्स प्लस वाई। ये पूरा का पूरा z होगा। इसको एक सीक्वेंस ले लिखना है और पूरा कैलकुलेट करना है। इजीली आप इसको प्रोसेस से कैलकुलेट करें। आया कैसे, इसको आपको ज़रूर ध्यान दें कि जो किराया है उसको क्वांटिटी से इंटू करना है। इस तरह से इससे, ये इससे, और ये इससे, और ये इससे इंटू हो गया, ये z हो गया हमारा। तो क्या रहता है इसका अंतिम परिणाम z का, वो आप कैलकुलेट करके प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा इसमें, एंड सॉल्यूशन इसका इस तरह से आना चाहिए आपके। टू 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। देखिए ये 410 हो गया यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी। ये आपको पूरा करके देखना है, इसमें कहीं प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर बताएं। z हमें ये प्राप्त हो चुका है, और व्यवरोध जो है हम ऑलरेडी ये प्राप्त कर चुके हैं। x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई से 100 बड़ा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x से 60 बड़ा है, यहाँ पे y से 50 बड़ा है, और x प्लस वाई का जो मान है वो खुद 60 से बड़े। ये इस प्रकार से। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण भी कर लेते हैं, जो कि इस तरह से होगा। देखिए ज़रा, तो ग्राफ में शो करने से पहले इसकी टेबल देख लेते हैं। x प्लस वाई, इसके लिए पर्टिकुलर टेबल क्या रहेगी, x और y। देखिए जब x 0 है तो y 100 है, y 0 है तो x 100 है। 60 50 है ऑलरेडी, इसके लिए टेबल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए x और y, x 0 तो y 60 और y 0 तो x 60। 60 100 ये बड़े नंबर है, इसलिए हम गैप 20 20 का देते हैं। 20 40 60 80 फिर 100। यहाँ पे 20 40 60 80 और ये हो गया 100। ये हमारा y एक्स है और ये x एक्स है। इसका निरूपण कैसे होगा, देखिए x 0 y 100 यहाँ है,
और y0 x100 यहाँ है, x0 y60 यहाँ है, y0 x60 यहाँ है। पहले इन दोनों लाइन को निरूपित कर लेते हैं, उसके बाद दो और लाइन रहेगी, उन्हें किस तरह से करना देखिए ज़रा। ये दो लाइन फिलहाल इस तरह से हैं, 100 to 100 मिल गया और 62 ये 60 मिल गया। जांच करते हैं हल क्षेत्र की, तो x की जगह 0 y की जगह 0 रखें तो ये बिल्कुल सत्य है। ये जांच करने का तरीका है ज़रा, तो इसके मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र होगा इसका, ये ध्यान रहे। ये इस तरह से एरो मार्क शो कर रहे हैं किस दिशा में होगा। फिर यहाँ पे 0 अगर पुट करें, 0 + 0, ये बिल्कुल असत्य है, ये 60 से ज़्यादा नहीं होता है, ध्यान रहे, ये फॉल्स है, इसलिए ये 0 0 की तरफ ना होगा, दूसरी दिशा में होगा। ये इस तरह से। अब बात करते इन दोनों के लिए, x का मान 60 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से ये लाइन जाएगी पूरी की पूरी y एक्सिस से पैरेलल, और y की वैल्यू 50 कहाँ है, इस जगह पे, यहाँ जाएगी x एक्सिस से पैरेलल। तो वो कैसे होगी, वो लाइनें देख लीजिए ज़रा पहले। सिक्सटी के लिए तो ये लाइन हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू क्या है, 60 से छोटा होना चाहिए, मान लीजिए 60 x = 60 के लिए है, ये एक्यूरेट 60 के लिए है, इसे छोटा होना चाहिए x का मान। दिशा क्या रहेगी, इस साइड की, यानी ये कॉमन पार्ट रहेगा। फिलहाल अब तक का कॉमन पार्ट को ही हम शो कर रहे हैं। और देखिए y की वैल्यू 50 से छोटा होना चाहिए, y 50 का है यहाँ, इस पर्टिकुलर इस लाइन पे y का मान 50 है, देखिए 40 और 60 के बीच में 50 है यहाँ पे, इससे छोटा होना चाहिए, छोटा होगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से देखो चारों टाइप के एरो मार्क जिस रीजन में मिलते हैं वो हल क्षेत्र हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा। इसको शेडेड कर देना है, छायांकित कर देना है, ये ध्यान रहे आपको। ये हमारा हल क्षेत्र है। अब हम इसके कोणीय बिंदु प्राप्त करते हैं। जो कोणीय बिंदु क्या होंगे पहले तो नोट कर लेते हैं। ये इस तरह से 4 कोणीय बिंदु होंगे। इनकी निर्देशांक क्या है वो हम ज्ञात करते हैं। जैसे ये x अक्ष पे है, इसके तो हो गया 60,0। यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए देखिए इस लाइन में जो अगर हम बात कर रहे हैं इससे इंटरसेक्शन की, तो ये x की वैल्यू कितनी है, 60 है। x की वैल्यू जब 60 होगी तो y कितना होगा, इसको देखिए ज़रा। x की वैल्यू यहाँ 60 रखे तो y इससे प्राप्त हो जाएगा 40। ये ध्यान रहे आपको, इसका मतलब ये पॉइंट भी हमें प्राप्त हो गया। फिर बात करते इस पॉइंट के लिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखिए y की वैल्यू 50 है, y का मान तो 50 है। ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस लाइन से, तो y का मान 50 हो गया। x का मान कितना होगा, यहाँ y की जगह अगर 50 रखे तो x का भी मान 50 ही होगा, क्योंकि ये 100 वाली लाइंस को कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमें देखो, ये A पॉइंट, ये वाला B पॉइंट इस साइड, ये C पॉइंट है हमारा जो ये 50-50 है, और फिर रहेगा ये लास्ट वाला D पॉइंट। ये क्या होगा, इसका तरीका देखिए ज़रा। इसके लिए y तो 50 है, ये हम जानते हैं, y 50 है। x कितना होगा, तो इसके लिए 60 वाली जो है कंडीशन में देखिए y की जगह 50 रखे तो x 10 आ जाएगा, 10,50। ये D पॉइंट प्राप्त हुआ। तो इस तरह से चारों बिंदु प्राप्त हो गए हमें। A बिंदु हो गया 60 0, B बिंदु हमने प्राप्त किया 60 40, C बिंदु हमारे पास प्राप्त हो गया है, ऑलरेडी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 50-50, और D हो जाएगा 10,50। अब इन चारों बिंदुओं पर इस Z का मान चेक करते हैं।
कि न्यूनतम किराया क्या आता है। ये इसके लिए हमें मिनिमाइज करना है, न्यूनतम व्यय ज्ञात करना है, किराया ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या तरीका है, तो चेक कर लेते हैं इसको। कोणीय बिंदु क्या है हमारी इस टेबल के लिए, सिक्सटी कॉमा 0, बी पॉइंट हो जाएगा 60,40, सी हो जाएगा 50-50 और 10 टेबल है हमारे पास। इसका हमें जांच करना है जेड पर, कि जेड के इन पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मान होंगे। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है जो हमने यहाँ पे ग्राफ में प्राप्त किया था। ए बी सी डी ये कोणीय बिंदु है, कॉर्नर वाले पॉइंट है। तो क्या रहेगा इसका मान, से पहले आपको बिंदु नोट कर लेने हैं। इन बिंदुओं पे जेड का मान क्या रहेगा, 2.5x की जगह हो गया 60, 1.5y की जगह 0, 410। इसे कैलकुलेट करते रहिए आप साथ साथ। फिर 2.5 60, 1.5 इंटू 40 प्लस 410, फिर 2.5 इंटू 50। कैलकुलेशन बड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी। इस तरह से सारे के सारे वैल्यू x और y की जगह एक एक करके पुट करने हैं और कैलकुलेट कर लेनी है हमें z के विभिन्न मान, वो क्या होंगे आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। तो टोटल हो गई होगी आपकी, अब तक कर ही लेते हैं। 2.5 को 60 से इंटू करेंगे, पॉइंट है ये 0 गायब कर लेते हैं। तो 25 को 60 से करेंगे तो 150, 150 में 410 ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 560। इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये भी 150 है। ये पॉइंट को हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, तो 15 यानी 15 इंटू 4 हो गया 60, प्लस का ये इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, क्विक कैलकुलेशन करनी है 620। फिर देखते हैं 25 है ये 50, तो ये 0 नहीं करेंगे तो 25 इंटू 5 125, 15 इंटू 5 हो गया 75, ये टोटल हो गया हमारे पास 200। 200 के अंदर ये जब ये ऐड करेंगे तो 410 ऐड करेंगे तो 610 हो जाएंगे। और फिर लास्ट रहता है देखिए ये हो गया 25, जब 15 को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 75 और 410, तो ये 100 और 410 हो गए टोटल हमारे 510। तो इसमें से सबसे कम क्या है, ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम वह है, न्यूनतम किराया है, न्यूनतम परिवहन वह है किस मान पर, x 10 और y 50। ये क्विंटल में है, ध्यान रहे। अगर इस क्वांटिटी को जो हमने शुरू में एक आरेख के तौर पे किया था वहाँ पुट करें तो ये एक सबसे कम किराया आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार रिपीट करके भी अच्छे से ज़रूर देखें। इस प्रकार से x और y के मान प्राप्त हो गए। जब बात की थी अन्न भंडार की, अन्न भंडार से D, E और F में जो दुकानें थी उन्हें कितने मात्रा में अन्न पहुंचाना है वो आप x और y वहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 15.2 का समापन होता है। इसके जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं उन्हें आप ज़रूर रिपीट करें, प्रैक्टिस करें और उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं। उसके लिए हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा। बाकी आप सीक्वेंसली, सीरियसली और एक अच्छे तरीके से रिपीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहें और सजेशन ज़रूर दें और अपने आप को हेल्थी रखें। जय हिंद।